मैं एक 16 साल की खूबसूरत सी नाचने वाली लड़की थी। एक पुलिस वाला मेरे प्यार में पड़ गया। उसने मुझसे शादी का पूछा, मैंने भी हाँ कर दी क्योंकि मुझे भी इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारनी थी। मैं शादी करके उसके घर चली गई। जैसे ही घर में कदम रखा, यहाँ बहुत सारे पुलिस ऑफिसर थे। वह लोग पूरी रात एक-एक करके मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी करने लगे, लेकिन आखिर में जो पुलिस अफ़सर मेरे पास आया, उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि कभी-कभी इंसान ऐसे रास्तों पर चलता है जो खुद खुशी से नहीं चलता, बल्कि हालात उसे मजबूर कर देते हैं। मैं अभी नाचने का काम करती थी और यह काम मैंने बिल्कुल भी अपनी खुशी से नहीं किया था। मैं पैदा ही एक नाचने वाली के घर पर हुई थी और इसलिए मजबूरन मुझे भी नाचने का काम ही करना पड़ा था। मेरी माँ चाहती थी कि मैं पढ़ूँ लिखूँ और कोई इज़्ज़त से काम कर सकूँ, लेकिन यह समाज हम जैसे लोगों को ना ही पढ़ने लिखने देता और ना ही इज़्ज़त से पैसा कमाने देता है। मेरी माँ ने मुझे एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाया तो वहाँ हर कोई मुझे देखकर एक ही बात बोलता, अरे यह तो नाचने वाली की बेटी है, इसका यहाँ क्या काम, इसे तो किसी शादी पर नाचने के लिए भेज दो। यहाँ तक कि मेरे टीचर भी मुझे ना छोड़ते और मुझे नीची नज़रों से देखते। मुझे सबसे पीछे बिठाया जाता, मैं कुछ सवाल करती तो डांट कर चुप करवा दिया जाता। मुझे किसी काम में मदद चाहिए होती तो टीचर मेरी मदद ना करते और दूसरे बच्चे तो मेरे पास भी ना आते, जैसे मुझे कोई बीमारी है वह उन्हें भी लग जाएगी, जबकि मेरा मसला सिर्फ इतना था कि मेरी माँ नाचने गाने का काम करती थी। जब भी कोई फंक्शन होता तो मुझे ज़रूर पार्टिसिपेट करवाया जाता। मेरा नाच हमेशा से ही अच्छा था, मैं तो अपनी माँ के पेट में थी जब भी मैं नाच किया करती थी, इसीलिए यह मेरे खून में बसा हुआ काम था। मैं स्कूल के हर फंक्शन में खूब नाचती, लेकिन एक दिन स्कूल के फंक्शन में मेरी माँ आ गई थी तो उसका सर शर्म से झुक गया। उसने मुझे वहीं से मारकर स्टेज से नीचे उतारा और कहने लगी, इसी काम से तो तुझे बचाने के लिए स्कूल भेजा था, यहाँ आकर भी अगर तुझे यही करना है तो फिर स्कूल क्यों आती है। मैंने रोते हुए माँ से कहा कि मुझे तो मास्टर जी ने नाचने को कहा था। माँ ने मास्टर जी को बुरा भला कहा तो वह उल्टा मेरी माँ पर ही बरस पड़े और कहने लगे, जो काम तेरी बेटी को आता है हम वही करवाएंगे ना, और फिर अब स्कूल में फंक्शन है तो कोई तो डांस करेगा ना, तो तेरी बेटी ही क्यों नहीं, अभी अच्छे घराने के बच्चों को तो हम नाचने को नहीं कह सकते हैं ना। यह सुनकर मेरी माँ का दिल बहुत दुखी हुआ और माँ ने मुझे स्कूल से भी उठा लिया और फिर मैं अपने घर में ही रहने लगी। लेकिन मेरे अंदर नाचने का शौक़ पैदा हो गया क्योंकि मुझे यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि इस काम के अलावा कोई और काम यह दुनिया मुझे नहीं करने देगी। मैं कहीं भी जाऊंगी मेरी पहचान इसी नाम से होगी कि मैं नाचने वाली की बेटी हूँ। नाचना मेरा पेशा है। मैं माँ से चुप चुप कर नाचने लगी थी क्योंकि माँ को अगर पता चलता तो वह मेरी हड्डियाँ तोड़कर रख देती। माँ ना ही मुझे अपने साथ किसी महफिल में ले जाती थी और ना ही बगैर ज़रूरत घर से बाहर निकलने देती थी। माँ ने मुझे सबसे छुपा कर रखा था ताकि दुनिया मुझे माँ के नज़रिए से ना पहचाने और मुझे भी यही काम करना ना पड़े। लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे इसी काम में निपुण बनाया था। एक दिन माँ को बहुत तेज़ बुखार हुआ और 3 दिन के अंदर माँ चल बसी। पता चला कि माँ को डेंगू बुखार हुआ था और इस वजह से माँ जान की बाजी हार गई थी। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। माँ की मौत पर मैंने बड़ी मुश्किल से मोहल्ले वालों को जमा किया था क्योंकि कोई भी आने को तैयार नहीं था। सबका यही कहना था कि एक नाचने वाली की अर्थी कौन उठाएगा। लेकिन जब मैं खूब रोना धोना और हंगामा मचाया कि मेरी माँ हिंदू औरत थी और उनकी अर्थी उठाना मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है, तो कुछ शरीफ लोग आगे आए और माँ की अर्थी उठाई गई। माँ की चिता को आग लग चुकी थी और अब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं बचे थे और ना ही घर का किराया देने के लिए। हमने सारी ज़िंदगी बहुत पैसा कमाया था, लेकिन हमने अपना घर नहीं खरीदा था क्योंकि हमारे घर बदलते थे। मोहल्ले वाले हमें किसी एक घर में रहने ही कहाँ देते थे। जिसे भी मेरी माँ के काम का पता चलता तो पत्थर मारकर हमें उस घर से निकाल देते थे। इसीलिए हम किराए के घर बदलते रहते थे। अब माँ चली गई तो एहसास हुआ कि अपना घर होना बहुत ज़रूरी होता है। मकान मालिक आकर सर पर खड़ा हो गया। मैंने उससे कुछ वक्त का टाइम मांगा और फिर इत्तेफाक से अगली ही रात घर का दरवाज़ा बजा। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं। वह बड़ी सी गाड़ी पर आया था। मुझे देखकर मेरी माँ का पूछने लगा। मैंने उसे बताया कि सितारा की मौत हो चुकी है। यह सुनकर उसके चेहरे पर कुछ परेशानी आ गई। वह कहने लगा, उसने तो मुझे वादा किया था कि वह मेरे बेटे की शादी पर नाचेगी। मैंने अपने दोस्त यार को भी बता दिया है कि सितारा का नाच होगा। उसका नाच बहुत ही मशहूर है। अब मैं क्या करूँगा। मेरे पास उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। मैं दरवाज़ा बंद करने लगी
तो उसने अचानक ही दरवाज़ा पकड़ लिया और कहने लगा, तू कौन है? तू भी तो सितारा के जैसी ही दिखती है। अगर तू आकर नाचेगी तो मैं पैसे तुझे दे दूँगा। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। मैं आज तक ऐसी महफ़िल में कहीं नहीं गई थी और ना ही कभी किसी महफ़िल में नाच गाना किया था। लेकिन अब मुझे पैसों की ज़रूरत भी थी और मेरे सर पर मेरी माँ भी नहीं रही थी। अगर मैं मेरी माँ के नाम से ही काम शुरू करती तो जल्दी ही मेरा नाम बन जाता और ज़िंदगी आसान हो जाती। यही सोचकर मैंने तुरंत हाँ कर दिया और उस आदमी के साथ चल पड़ी। उसके बेटे की शादी थी, वह कोई बड़ा ज़मींदार था। वहाँ बड़े-बड़े लोग आए हुए थे। मैंने बेबाकी से नाचना शुरू कर दिया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन यह नाच मुझे मेरी नई ज़िंदगी दिलवाने वाला था। यह सोचकर मैं नाचती रही। फिर वह आदमी सुबह का सूरज निकलने के समय मुझे नोटों से भरकर मेरे घर छोड़ गया। मैं एक ही रात में इतना पैसा कमा कर लाई थी जितना कोई शरीफ इंसान पूरे महीने में मेहनत करके भी नहीं कमा सकता था। और इसीलिए मैं अपने काम में पक्की हो गई और मैं सोच लिया कि अब मैं यही काम करूँगी। मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी, इसीलिए मुझे अपनी माँ की जगह लेने में ज़्यादा समय नहीं लगा था। मैंने सारी ज़िंदगी अपनी माँ का नाच देखा था, इसीलिए मेरे पैर भी इसी के तरह थे। मैं जिस महफ़िल में जाती उसकी जान बन जाती। लेकिन यह काम मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मर्द बहाने से मेरे करीब होते और मैं नाचने लगती तो वह मुझे छूने की कोशिश करते। वह अपने कमरे में मेरा नाच रखवाते और कभी-कभी तो ज़बरदस्ती मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने के बहाने मेरे इतने पास आ जाते कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन मैं कुछ ना कर पाती, क्योंकि मुझे इस काम के भी पैसे मिलते थे। मैं भी अपनी माँ के जैसी ही होती जा रही थी। सारा दिन सोई पड़ी रहती और सारी रात महफ़िल में खूब रौनक लगाती। मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया था, लेकिन अब घर कुछ नहीं था तो वह सुकून था। मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं रहा था। हर वक्त मेरी अंतरात्मा बेचैन रहती। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरी माँ मुझे इस काम से क्यों दूर रखना चाहती थी। मैंने उसे भी इस तरह बेचैन और तड़पते हुए देखा था। शायद मेरी माँ भी यह काम खुशी से नहीं करती होगी। खैर, अब इस काम के सिवा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए बड़ी मजबूरी में ही सही, लेकिन मैं यह काम कर रही थी। और फिर एक दिन कमिश्नर के बेटे की शादी थी। शादी से एक रात पहले मर्दों की महफ़िल रखी गई थी और इस महफ़िल में मुझे ख़ास तौर पर बुलाया गया था। मैं तैयार होकर इंतज़ार कर रही थी कि मेरे लिए कोई गाड़ी आएगी, क्योंकि मुझे जो भी महफ़िल में बुलाता वह घर से लाता और घर पर ही छोड़कर जाता। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं जल्दी से ताला खोलकर निकल पड़ी। देखा तो एक पुलिस वाला मुझे लेने के लिए खड़ा था। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर नज़रें चुरा गया। शायद वह मेरी खूबसूरती से नज़र चुरा रहा था या फिर मेरे पेशे की वजह से मुझसे नफ़रत महसूस कर रहा था। मैं समझ नहीं पाई थी। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठकर चल पड़ी। सारा रास्ता खामोशी से गुजर गया। वह बहुत ही हैंडसम पुलिस ऑफिसर था। मेरी नज़र बार बार उसके ऊपर पड़ रही थी। अगर ऐसे इज़्ज़तदार पुलिस वाला किसी औरत की ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो वह कितनी भाग्यशाली होगी। यही बात मेरे दिलो दिमाग में चलने लगी थी। एक पुलिस वाले पति के साथ तो औरत बड़ी ही सुरक्षित होती होगी। मैं तो बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं थी। हर महफ़िल में न जाने कितने ही मर्द मेरे साथ ऐसा कुछ कर जाते, जिसे बताते हुए भी मुझे शर्म आती थी। मैं महफ़िल में पहुंची तो मुझे देखकर हर कोई तालियां बजाने लगा। हर तरफ से सीटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। खूब ज़ोर-ज़ोर से गाने चलाए गए और फिर मेरे नाचने से वहाँ मौजूद एक-एक इंसान झूमने लगा। लेकिन अगर कोई इंसान चुप था तो वह पुलिस ऑफिसर था, जो काफ़ी दूर खड़ा बस मुझे ही देख रहा था। लेकिन ना ही उसके चेहरे पर कोई खुशी थी और ना ही कोई जोश। वह बिल्कुल खामोश था। जिस तरह से वह मुझे घूर रहा था, ऐसा लग रहा था उसे यह सब कुछ पसंद नहीं आ रहा है। नाचते नाचते भी मैंने उसकी तरफ देखा था और दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ गई थी। वह बहुत शरीफ और अच्छा इंसान था। शायद वह अपनी ड्यूटी की वजह से यहाँ मौजूद था, क्योंकि यह एक कमिश्नर की बेटी की शादी थी, इसलिए वह सबका हिस्सा था। ऐसे ही सुबह हो गई और फिर जब मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर तक लाया तो मुझे उतरते हुए कहने लगा कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको यह सब शोभा नहीं देता। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कहा कि इसके सिवाय मुझे ना ही कोई काम आता है और ना ही दुनिया कोई काम करने देती है। मैं घर में दाखिल हो गई और वह अपने घर वापस चला गया। मेरे दिल और दिमाग में उसकी परछाई बैठ गई थी। मैं सोच रही थी क्या पता मैं कभी उसे देख सकूंगी या नहीं। और फिर अगली ही शाम मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने देखा कि फूलों के गुलदस्ते के साथ कीमती उपहार था। मैं हैरान हुई कि यह किसने भेजा है और जब खोलकर देखा तो उसमें कार्ड था। हिंदी में लिखा था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ सकती थी।
उसमें लिखा था कि आप पर यह चीज़ शोभा देती है। लेकिन महफ़िल में नहीं, तन्हाई में मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी, क्योंकि इन शब्दों ने मुझे बता दिया था कि यह उपहार किसने भेजा है। मेरा दिल खुशी से खिल उठा। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी बंजर ज़िंदगी में बहार आ गई हो। मैंने उसको उठाया। वह पायल थी। मैंने जल्दी से उसे अपने पैरों पर पहन लिया। काश कि यह इंसान मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता और हमेशा के लिए मुझे अपना लेता। मैं दिल में यह प्रार्थना की थी, और शायद प्रार्थना कबूल होने का ही कोई पल था, क्योंकि उस दिन के बाद इस तरह के उपहार आना शुरू हो गए थे। और फिर एक दिन वह खुद चला आया। उसे देखकर मेरी खुशी की सीमा न रही थी। हम दोनों की मुलाकातों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। वह चाहता था कि मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारूं और इस नाच गाने से निकल आऊं। मैं भी यही चाहती थी, इसलिए मैंने उससे शादी की बात की और वह शादी के लिए तैयार हो गया। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता था कि मुझे उस हमेशा के लिए सुरक्षा मिलने वाली थी। और फिर एक दिन उसने चुपके से मुझे शादी कर ली। मैं अब उसके साथ उसके घर जाना चाहती थी और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। उसने कहा कि वह अगले ही दिन मुझे अपने साथ ले जाएगा। मैंने अपना सारा घर लॉक किया और कुछ ज़रूरी सामान बांधा और उसका इंतज़ार करने लगी। रात के अंधेरे में वह मुझे लेने के लिए आ गया। वह मुझे लेकर एक बहुत दूर ज़िला में पहुंच गया। वहां एक छोटा सा घर था। मैं उसके अंदर दाखिल हुई तो कुछ हैरान हुई, क्योंकि वहां कई सारी लेडी पुलिस बैठी हुई थी। घर के अंदर लेडी पुलिस को देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे पति तो मेरे पीछे अंदर ही नहीं आया था, वह गाड़ी लॉक करने के लिए रुका था। वह पुलिस वाली औरतें मुझे ज़बरदस्ती एक कमरे में लेकर गईं और फिर मेरी जान निकल गई। मेरी चीखों से सारा घर गूंज उठा था। 2 घंटे मैंने तकलीफ़ में गुजारे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो अपनी खुशी से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पीयूष से शादी की थी, लेकिन ना जाने वह कहाँ चला गया था। मुझे इन औरतों के सहारे छोड़ गया था। औरतें मुझे टॉर्चर कर रही थी और मुझे ऐसे सवाल कर रही थी जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। मैं उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकी थी। तो उनमें से एक लेडीज़ इंस्पेक्टर ने किसी को फ़ोन किया और कहने लगी, पीयूष, यह लड़की इतनी सीधी नहीं है। तुम इसे मासूम कह रहे थे। यह ज़ुबान खोलने को भी तैयार नहीं है। हम इस पर हर तरह का टॉर्चर कर चुके हैं। अब तुम आकर इसकी ज़ुबान खुद खुलवाओ। उस औरत के मुंह से पीयूष का नाम सुनकर मेरा माथा ठनका और मैं सोचने लगी कि पीयूष आखिर मुझसे क्या चाहता है। उसने मुझसे शादी क्यों की थी? मुझे तो लगा था कि वह मुझसे प्यार करता है, इसलिए उसने मुझसे शादी की है। मगर अब मुझे समझ आ रहा था कि असल बात तो कुछ और थी। पिछले 2 घंटे से वह औरतें मुझे जिस तरह के सवाल कर रही थीं, मुझे उनका जवाब नहीं मालूम था। और अगर पीयूष भी मुझसे यही सवाल जानना चाहते थे, तो मैं उसे भी कोई जवाब नहीं दे सकती थी। कुछ देर गुजरी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। पीयूष अंदर दाखिल हुआ और उसने उन औरतों को बाहर जाने का इशारा किया। वह 6 की 6 औरतें बाहर निकल गईं। पीयूष मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। अगर तुम इन औरतों को सीधी तरह से हर बात बता देती तो तुम्हें इतना टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, इसलिए यहाँ से चला गया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी ज़िद्दी निकलोगी कि उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दोगी। मैं रोते हुए पीयूष से कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया। शादी के नाम पर तुमने मुझे इन औरतों के हवाले कर दिया। यह क्या पूछना चाहती है? मुझे सच में नहीं पता है। मैं नहीं जानती कि वह कौन सा राज है जो यह मुझसे उगलवाना चाहती हैं। मैं तो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, इसीलिए तुम्हारे प्यार में खुद को तबाह कर बैठी। लेकिन तुमसे अच्छे तो वह मर्द हैं जो मुझे पैसे देकर नाचने के लिए बुलाते हैं। कम से कम वह मेरा भरोसा तो नहीं तोड़ते। ना मेरी बात सुनकर पीयूष कुछ पलों के लिए चुप रह गया। मेरे जख्मों से निकलते हुए खून को उसने अपने हाथ में पकड़े रुमाल से पोंछा और कहने लगा कि मैं भी सच में तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अपने फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारियों की वजह से मजबूर हूँ। मुझे तुम्हारे पीछे इसलिए लगाया गया था ताकि मैं तुमसे वह राज हासिल कर सकूं, जो राज तुम्हारी माँ ने मरने से पहले हमें नहीं बताया। लेकिन तुम भी अपनी माँ की तरह ही बहुत पक्की हो। मैं पीयूष से कहा, मुझे सच में नहीं मालूम कि तुम लोग किस फ़ाइल की बात कर रहे हो। ना ही मैंने अपनी माँ के पास कभी कोई लाल रंग की फ़ाइल देखी है, और ना ही मैं और मेरी माँ पढ़े लिखे थे कि हम किसी के घर से कोई फ़ाइल क्यों चुराते। पता नहीं क्यों तुम लोग इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। हम नाचने वाली ज़रूर हैं, मगर चोर नहीं हैं।
मेरी बात सुनकर पीयूष हँसा और कहने लगा, तुम्हारी माँ इतनी सीधी नहीं थी जितना कि तुम कह रही हो। वह बहुत ही शातिर थी, बड़े बड़े घरों में नाचने के लिए जाती थी और उनकी कमज़ोरी को अपनी मुट्ठी में दबा लेती थी। ऐसे ही एक वक्त में उसने मिनिस्टर के घर से बहुत अहम फाइल चुरा ली थी। शादी के घर में कोई और उस पर नज़र ना रख सका और वह इतनी अहम फाइल चुरा कर भाग निकली थी। उस फाइल में बहुत खुफिया दस्तावेज थे, सरकारी थे। अगर वह फ़ाइल नहीं मिली तो बहुत मुसीबत होगी, इसीलिए हम वह फ़ाइल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन मैं तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर आया था उस दिन मुझे पता चला कि तुम सितारा की बेटी हो। इसीलिए मैंने जानबूझकर तुमसे मोहब्बत का ढोंग रचाया था कि बातों बातों में तुमसे फ़ाइल के बारे में पूछ लूँगा। मैं बहुत बार तुमसे पूछना चाहा लेकिन तुम हर बार की बात को ख़त्म कर देती, इसीलिए मैंने तुमसे शादी कर ली थी कि मैं तुमसे राज उगलवा सकूं। लेकिन अब ऊपर से बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया, इसलिए हमें फ़ाइल के बारे में फ़ौरन जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने तुम्हें इन लेडी पुलिस ऑफिसर्स के हवाले कर दिया। अगर इन्हें हमारी शादी का पता ना होता तो ये तुम पर इससे भी ज़्यादा टॉर्चर करती और यह राज उगलवा लेती। अब तुम खुद मुझे बता दो कि वह लाल फाइल कहाँ है, ताकि तुम्हारी जान छूट जाए और मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं। पीयूष ने बहुत मोहब्बत से मेरे गालों पर हाथ फेरा तो मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मुझे सच में किसी फ़ाइल के बारे में मालूम ही नहीं था, तो मैं कैसे उसे बताती। मेरी माँ ऐसी थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ कोई हरकत करती हैं। मैंने तो कभी उसे कोई सामान घर लाते नहीं देखा था। पीयूष के हर बार पूछने पर मैंने उसे यही जवाब दिया तो वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा और कहने लगा, अगर तुमने यह सच ना बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा और फिर तुम जेल की सलाखों के पीछे होगी। यह सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और इस डर से कि कहीं वह मुझे तलाक न दे दे मैं झूठ ही कह दिया कि मुझे उस फाइल का पता है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ गई और उसने कहा कि मेरी माँ ने वह फ़ाइल चुराई ज़रूर थी लेकिन वह इस फ़ाइल को घर नहीं लाई थी, बल्कि उसने रास्ते में ही वह फ़ाइल किसी को दे दी थी। वह कौन था और मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया था मैं यह भी नहीं जानती। मैं पूरी तरह झूठ कहकर अपनी जान बचाई थी ताकि मेरा रिश्ता बच जाए। मैं उस गाने वाले माहौल में दोबारा नहीं जाना चाहती थी। लोगों की नज़रें अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं पीयूष के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती थी। मेरे मुंह से यह सब कुछ सुनने के बाद पीयूष ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर लेकर अपनी माँ से मिलवाया और मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने लगी। मेरे ससुराल वालों को नहीं मालूम था कि पीयूष मुझे कहाँ से लाया है और मैं क्या काम करती थी। मेरी और पीयूष की शादी को महीना ही गुजरा था कि एक दिन मैं अपना पूरी तरह घर खाली करने के लिए गई, क्योंकि मकान मालिक चाहता था कि मैं घर की चाबी उसे वापस कर दूं, क्योंकि वह किसी नए किराएदार को वह घर देना चाहता था। मैं घर पहुंची तो सारा घर उल्टा पड़ा था। जानती थी ये काम पीयूष या उसके साथियों का ही है, इसीलिए खामोशी से अपना ज़रूरी सामान समेटने लगी। अपनी माँ की यादों को एक जगह इकट्ठा करते हुए अचानक ही मुझे अपनी माँ की एक बात याद आ गई। मेरी माँ ने मरते समय मेरा हाथ पकड़कर रोते हुए मुझसे कहा था कि ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ गलत किया है लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने एक बहुत कीमती चीज़ हासिल की है जिसकी वजह से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। उस वक्त माँ की वह बात मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन आज माँ के सामान को समेटते हुए अचानक ही यह बात मेरे दिमाग में आई थी कि माँ कहीं से इसी फ़ाइल के बारे में तो नहीं बात कर रही थी। उस फाइल में ऐसा क्या था कि उस माँ के सारे पाप धुल जाते, क्योंकि एक फ़ाइल को हासिल करने के लिए मिनिस्टर साहब ने पूरी पुलिस फोर्स को मेरे पीछे लगाया था। यही सब सोचते सोचते मैंने माँ का ज़रूरी सामान बांध लिया और बाकी सब कुछ इस वक्त कबाड़ वाले को बुलाकर बेच दिया। घर पूरी तरह खाली हो गया था। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी याद आए तो अपने पिता की फ़ोटो को सीने से लगा लेना। मैंने दीवार पर लगी पिताजी की फ़ोटो पर नज़र डाली जो सालों से एक ही जगह पर टंगी थी। मैंने कभी पिताजी की फ़ोटो को सीने से नहीं लगाया था क्योंकि मुझे अपने पिता से बिल्कुल प्यार नहीं था। मैंने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं था, लेकिन आज माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने वह फ़ोटो उतारकर अपने सीने से लगाया। लेकिन इस वक्त मैं हैरान रह गई क्योंकि उस फ़ोटो के पीछे हिस्से में
कुछ कागजात लगे हुए थे। फाइल तो नहीं थी, लेकिन कुछ कागज़ थे। मैं जल्दी से वे सारे कागज़ छुपा दिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि यह सब लोग मिलकर यही ढूंढ रहे हैं। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, बस थोड़ी बहुत हिंदी ही आती थी, मगर इन कागज़ों में अंग्रेजी ही लिखा था। लेकिन मुझे जानना था कि इन पर क्या लिखा है, इसलिए मैं खामोशी से अपने घर से निकली, ताला लगाया और अपनी पुरानी दोस्त के पास पहुंच गई, जो बहुत पहले मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। कभी कभार वह मुझसे मिल लिया करती थी, लेकिन अपने घर वालों के डर से उसने मुझसे कोई गहरा संबंध नहीं बनाया था। इत्तेफाक था कि उस वक्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। वह अकेली ही थी। मुझे देखकर बड़ी खुश हुई। उसे मेरी शादी की खबर मिल चुकी थी। मैंने जल्दी से उसे वह कागज़ दिखाया और कहा कि मुझे पढ़कर बताओ, इस पर क्या लिखा है। मेरे कहने पर उसने तेज़ आवाज़ में पढ़ना शुरू किया और मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, जिसमें मिनिस्टर के सारे काले कारनामों की गठरी थी। अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठाकर मिनिस्टर खुफिया कारोबार कर रहा था। इस बात की खबर मेरी माँ को हो गई थी। मेरी माँ ने वह फाइल चुरा ली जिस पर सारी बात लिखी थी। वह लड़कियों को कब यहाँ से अगवा करके कहाँ पहुँचाया गया था। मेरी माँ अपने नाचने के काम को बेहद पसंद करती नहीं थी, लेकिन बहुत मजबूरी में वह यह काम कर रही थी। जब उसे पता चला कि यह ऐसा कुछ है, तो वह कुछ ही दिनों की मेहमान है, तो अपने पाप को धोने के लिए उसे यह रास्ता नज़र आया और उसने यह फ़ाइल चुरा ली ताकि पुलिस के हवाले कर सके। लेकिन इससे पहले कि वह इस फाइल को लेकर जाती, दुनिया से चली गई। और अब मैं जान गई थी कि ये फाइल पुलिस वालों को मिल भी गई तो कोई मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि वह कानून सच में ही अंधा था। गुनहगार को सज़ा नहीं मिलती थी और बेगुनाह को जेल से निकलना मुश्किल था। मैंने बहुत सोच समझकर अपने दोस्त की मदद से इन तमाम कागजात की वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। और फिर फाइल लेकर मैं अपने पति के पास आ गई। मुझे देखकर पीयूष कहने लगे, तुम कहाँ चली गई थी। मैंने वह फाइल उनके हाथ में थमाई और उनसे कहा कि आप जिस चीज़ का पता पूछ रहे थे वह यह है। अब अगर आप सच में ही ईमानदार हैं तो मिनिस्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाइए। वह सब पढ़कर पीयूष भी शॉक्ड हो गए थे। उन्हें यही बताया गया था कि यह बहुत अहम कागजात हैं और इसे खोलने की भी अनुमति नहीं है। लेकिन जब मैं उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने सारे कागजात खुद चेक किया। उन्होंने मिनिस्टर साहब के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर लिया। अब आगे इस मामले में क्या होगा क्या नहीं, यह हम दोनों नहीं जानते। पीयूष पर ऊपर से बहुत प्रेशर है कि इस मामले को दबा दिया जाए, लेकिन वह ईमानदारी से अब तक अपने फैसले पर डटा है। लेकिन उन्हें कब तक अपने पैरों पर खड़ा रहने दिया जाएगा, मैं यह भी नहीं जानती। हमारे मुल्क में ईमानदारी से नौकरी करने को इस कदर मुश्किल बना दिया गया है कि अगर कोई इंसान सही रास्ते पर चलना भी चाहे तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। शायद इसी मुल्क में ना ही चैन है, शांति है और ना ही इंसाफ है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर